विधानसभा चुनाव को लेकर जो जनसंपर्क है वो लगभग अंतिम दौर में है। राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने हिसाब से अंतिम दौर में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूग न्यूज़ चैनल और मैं सुंदर सिंह आड़ा। आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी चौपाल लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ राजगढ़ के युवा पत्रकार साथी मौजूद हैं, जिनसे हम विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या कुछ चुनावी माहौल है सरदारपुर विधानसभा में और किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल जनता तक जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको हमारे युवा साथियों का परिचय करवाते हैं। ये हमारे हैं विक्रम सिंह चावड़ा, मेरा देश मेरा प्रदेश से। अगले हमारे मित्र हैं विशेष सिंह राजपूत भाई साहब। अगले हमारे हैं समंदर सिंह जी राजपूत, फिर दीपक जी प्रजापत और अंत में है हिम्मत जी बारोड़। हम सर्वप्रथम विक्रम जी चावड़ा से पहला सवाल लेंगे कि विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर है, इसमें कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है या चुनावी मैदान कसमकस है, किस और आम जनता का समर्थन अधिक है? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जो जनसंपर्क है वो लगभग अंतिम दौर में है। राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने हिसाब से अंतिम दौर में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और जहाँ तक बात है कि किसका पलड़ा भारी है, तो अभी जनता जो है, जनता भी मौन है और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चुनाव जो है बहुत ही कसमकस और कांटों का मुकाबला इस बार दिखाई दे रहा है। विशेष जी, किस आपके अनुसार किसका पलड़ा भारी है? अभी जो है जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि मतदाता जो है मौन है। पहले के जो चुनाव होते थे उसमें क्या है कि मतदाता अगर क्लियर रूप में या स्पष्ट सामने आ जाते थे कि मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं अभी वर्तमान में जो है मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है और मौन रूप में है और 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ जो है अपना मत का वो प्रयोग करेंगे। समंदर जी सिंह जी, आपसे भी जानना चाहेंगे हम। जनता अभी तो मौन है, अभी बता नहीं पा रही कोई भी कौन सी पार्टी जीतेगी। दीपक जी प्रजापति भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस समय किसका विधानसभा में पलड़ा भारी है। हम तो यहाँ हर पंचायत में जा रहे हैं और हर पंचायत के लोगों से मिल रहे हैं। सभी नेता ये बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, पर ये तो जनता ही बताएगी आखिरी में 17 तारीख के बाद कि कौन किसको जिता रहे हैं। इसमें एक है जेज भी है, जेज भी बोल रहा है कि मैं भी जीत रहा हूँ। अब इनमें तीनों पार्टी में से अब जनता ही तय करेगी कौन जीत रहा है कौन नहीं। हिम्मत जी से भी हम जानना चाहेंगे कि किस इस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी का या निर्दलीय प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। देखो, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो मतदाता एक तरह से मौन है, वो बता नहीं पा रहा है। एक ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला सरदारपुर विधानसभा में पहली बार बना है, जिसमें जेएस भी अपनी भारी उम्मीदवारी का मतलब दर्शा रहा है। वो भी साबित कर रहा है कि धीरे धीरे नहीं, हम भी वर्चस्व हैं। और निश्चित ही दोनों आज दिग्गज नेता जो भूतपूर्व रहे हैं वो आज विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत रोचक मामला सामने है। हम आपके पास दोबारा आएंगे यही सवाल लेकर। अब विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव रोचक हो रहा है और जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, ये भी हम सभी हमारे पत्रकार युवा साथी से जानेंगे कि ये ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, मुद्दे देखते हैं कि क्या कुछ कमियां अभी तक यहाँ जितनी भी सत्ताधारी पार्टी ने जो पूरी नहीं कर पाई या आगामी दिनों में करना चाहिए। उन मुद्दों को लेकर हम विक्रम जी चावड़ा से पहला प्रश्न करेंगे। देखिए, जनता के बीच जो मुद्दे हैं वो बिजली, पानी, सड़क जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो तो ही हैं। उसके अलावा सरदारपुर क्षेत्र का बड़ा मुद्दा एक खरमोर अभ्यारण्य है, जो 14 ग्राम पंचायतों में जो खरीदी बिक्री पर रोक लगी है। उसके बाद अगर अपन देखें तो बेरोजगारी वो एक बड़ा मुद्दा है। वहीं यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर भी कई बार जो ग्रामीण हैं वो खासे चिंतित नज़र आते हैं। वहीं भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विशेष जी से भी हम यही मुद्दा प्रश्न लेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ग्रामीण जन वोट करेंगे प्रदेश लेवल पर और विधानसभा पे स्थायी क्या मुद्दे हैं। देखिए, जो है भारत देश जो है किसानों का देश है और जो मध्य प्रदेश जो है, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है मेरे हिसाब से 80% जो है जनता जो है कृषि पर निर्भर है। वो मजदूरी के रूप में ले लीजिए या फिर जो खुद की कृषि जो होती है उसके ऊपर ले लीजिए।
तो जो है सर्वप्रथम जो समस्या है वो है किसानों की समस्या है। आज भी किसानों को जो है खाद और ट्रांसफार्मर के लिए परेशान होना पड़ता है, बिजली के लिए परेशान होना पड़ता है। हालांकि कई समस्याओं के समाधान और बहुत विकास हुआ है, किंतु आज भी समस्या बरकरार है। तो किसानों की समस्या मुख्य मुद्दा मुझे आज की तारीख में दिख रहा है। मुख्य रूप से स्टेट लेवल का या प्रदेश लेवल का मुद्दा कहें तो आप इस पर क्या कहें? स्टेट लेवल प्रदेश लेवल का मुद्दा अगर देखा जाए तो यही किसानों की समस्या ही जो है उनको जो है संसद हो या विधानसभा हो उसमें कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करना चाहिए। इस प्रकार की कोई योजना है या इस प्रकार का कुछ नियम या प्रावधान लाना चाहिए जिससे किसानों की समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से हो जाए। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, उनसे भी जान लेंगे कि आपके अनुसार क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए विधानसभा में। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सड़क, पानी, बिजली, कई सारे मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं। देखे जाए तो कई सालों से ये रिंग रोड जलाशय की मांग करते आए किसान, और दोनों पार्टियां कब से वादा करती आ रही है। अभी तक जनता उनको समझ रही है किस ओर उठना चाहती है। हिम्मत जी, आपके अनुसार क्या विधानसभा में मुद्दे रहना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मूलभूत सुविधा है व्यक्ति को तो कहीं से भी पूर्ति अपने जो नगरीय निकाय चुनाव में उसमें हो सकती है, और वो नेता एक नगरीय स्तर का है जो अपने जो होता है मूलभूत सुविधा। एक जो एक विधानसभा स्तरीय जो होता है उसका मुद्दा अपने प्रदेश लेवल तक जाता है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है अपना, और जो एक ट्रांसफार्मर जो हमारे बड़े भैया ने बताया, ट्रांसफार्मर की जो एक अभी समस्या है विद्युत को लेकर, एक विद्युत जो भी है अभी कि कृषि प्रधान देश है जहाँ पे सिंचाई में किसान को इतनी आफत होती है कि जैसे 10 घंटे की लाइट रहती है तो 4 घंटे 6 घंटे दिन में देते हैं, 4 घंटे रात को देते हैं। ऐसे करके किसान को मतलब सुबह भी समय बर्बाद होता है, रात का भी समय खराब होता है। मेरा ये कहना है विद्युत अभी जो आने वाले जो भी सरकार बने उससे निवेदन है कि एक शिफ्ट कर दिया जाए कि दिन में लाइट देना है, अब रात को किसान को हाथ मिल जाए थोड़ी सी कि नहीं यार अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। कृषि में मतलब इतना परिश्रम हो रहा है किसान सुखी नहीं है। दोनों पार्टी वादा करती है, सब करती है, बाकी धरातल पर कुछ कृषि अभी तक नहीं सुधरी। ये थे हमारे साथ सरदारपुर तहसील के युवा साथी जिन्होंने विशेष रूप से सरदारपुर विधानसभा में 80% जनता कृषि पर आधारित हैं और कृषि की मूलभूत सुविधा को लेकर मूल मुद्दे होना चाहिए थे, बाकी वो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे। इसको लेकर चर्चा करी। आगे हम विधानसभा में देख रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है जयेश को, उसको लेकर हमारे पत्रकार साथियों की क्या कुछ राय है। यहाँ 2 बड़े राजनीतिक दलों के साथ जयेश भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है, उसके बारे में क्या कहेंगे चौड़ा जी? हाँ, जयेश इस बार उम्मीदवार जरूर है, लेकिन सरदारपुर विधानसभा का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक किसी भी निर्दलीय को अप्रत्याशित जीत या अच्छे मत नहीं मिले हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा होने जा रहा है। लगभग जो जयेश के प्रत्याशी हैं जो लगभग 5-7 साल से एक्टिव है, तहसील अध्यक्ष के रूप में काम भी कर रहे हैं, हर समय ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका कुछ न कुछ जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा लाएंगे और कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में वो सेन जरूर इन मतदाता के रूप में लगाएंगे। विशेष जी, अब से जानेंगे कि जयेश इस प्रकार इस विधानसभा चुनाव में किसकी भूमिका निभा रहे हैं? जो है जैसे जो है राजेंद्र गामड़ जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं वो। अब देखते हैं चुनाव के बाद ही क्या नतीजे आते हैं। प्रभाव तो दिखा रहे हैं। इससे किसको नुकसान होगा? कौन सी राजनीतिक या निर्दलीय प्रत्याशी आएगा? नुकसान अब देखा जाए तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि ये वोटर इसका और ये वोटर इसका है, क्योंकि उनके साथ जो जुड़ रहे हैं वो सभी वोटर किसी न किसी पार्टी के है ही सही। दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हम समंदर जी से भी लेना चाहेंगे कि जयेश अपनी किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है सरदारपुर विधानसभा में। जयेश तो क्या सभी तीनों पार्टी जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन देखा जाए तो भीड़ देखकर वोट को कन्वे नहीं कर सकते अपन। भीड़ तो हर पार्टी में जाती रहती है, लेकिन जनता अपना मत एक ही को देगी, लेकिन वो मौन है अभी जनता, और वो आने वाला समय ही बताएगा 17 तारीख को। जैसा कि इनने बताया जनता मौन है। हम हिम्मत जी बारों से भी जानना चाहेंगे कि जयेश की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे आप? जैसा कि सरदारपुर विधानसभा में अभी 7 बार चुनाव हुए, उसमें से 5 बार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। वो अभी तक का रिकॉर्ड देखें तो निर्दलीय उम्मीदवार की कोई ऐसी भावी भूमिका नहीं रही जैसी अभी जयेश की रही। जयेश एक अच्छा संगठन है और उसके जो नेतृत्व है करता है अभी जो उम्मीदवार है निर्दलीय, एक अच्छी छवि बना रहे हैं, और अब ये तो जनता ही तय करेगी कि किसके पक्ष में मतदान करना है। खैर
त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। जैसा कि हमारे युवा साथी ने बताया कि इस वक्त सरदारपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है जयेश के आने से। वहीं हम हमारे युवा साथी से ये भी जानेंगे, दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र, वचन पत्र और शपथ पत्र जैसी चीज़ें निकाली, उनमें आम जनता के उपयोगी कितनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें दुरुपयोगी जो भविष्य में हमारे प्रदेश को या देश को या अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाएगी। चावड़ा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों ने अपने अपने राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र किए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें लगभग जो फ्री की रेवड़ी वाले टाइप जो चीज़ें हैं वो उसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि आज के युग में होना ऐसा चाहिए कि कम से कम रोजगार कैसे मुहैया कराएं वो एक परिवार को, उसके विषय में होना चाहिए। लेकिन दोनों जो राजनीतिक दलों का अगर घोषणा पत्र अगर अपन देखें तो एक केरा में 1250 दूंगा तो एक केरा में 1500 दूंगा, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश या भारत की भी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली है। विशेष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्रों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं घोषणा पत्र और वादे में विश्वास नहीं करता हूँ। जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है मिलकर हम प्रयास करेंगे और जो है प्रदेश में और देश में भरपूर विकास करेंगे। जो है काम करना पड़ेगा, वादे और वचन पत्र और जो है घोषणा पत्र और ये सब तो चलते रहते हैं, पर काम करना पड़ेगा उसके लिए। हमारे साथ समंदर जी से भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के वचन पत्र में बिंदु से आम जनता आकर्षित होगी। दोनों पार्टी अपने अपने विचार रखती है, घोषणा पत्र जारी करती है। जैसे कि गेहूं के समर्थन मूल्य कांग्रेस ने 2600 करे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2700 करे। किसानों को लुभाने के काम दोनों पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं किसान समझ रहा है इस बात को कि किस ओर झुकता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिम्मत जी बारोड़ से भी जानेंगे कि कौन से चुनावी माहौल में घोषणा पत्र में बिंदु जो कारगर होंगे। मेरे हिसाब से घोषणाएं काफ़ी समय से हो रही पर उसकी आपूर्ति नहीं कर पाते नेता लोग। चुनावी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं होती है पर उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। मेरे हिसाब से आज भी अपन जिस विधानसभा में रह रहे हैं, सरदारपुर विधानसभा में, यहाँ पर आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र, यहाँ पर अभी भी पलायन हो रहा है। गुजरात के साइड आप देखिए तो व्यक्ति कितने ही जा रहे हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते हैं नेता लोग, आप रोजगार की बात नहीं करोगे, आप शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे। आप मूलभूत सुविधा जो आप चीज़ें ऐसे हमको लुभाने के लिए, जैसे वोटर्स को लुभा रहे हो आप खाली, तो लुभाना, आप जैसे वोट दे दिया है फिर उसको भूल जाएंगे। घोषणा पत्र फेंक दिया जाता है कूड़ादान में। ये खाली वोटरों को लुभाने के लिए उपयोग किया जाता है। ना शिक्षा की बात करते हैं, ना उद्योग की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। जैसे कि हमारे साथ हिम्मत जी बारोड़ ने हमें एक नया बिंदु दिया है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से, कई दशकों से पलायन का रिवाज है। यहाँ के आदिवासी ग्रामीण अंचल के लोग पलायन कर जाते हैं और बेरोजगारी चरम पर है और हर बार 5 साल में राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, बाकी घोषणा के अनुरूप कुछ नहीं होता। इस बिंदु को लेकर भी हम युवा पत्रकार से जानेंगे कि पलायन, बेरोजगारी के लिए क्या कुछ मुद्दे बनाने चाहिए, क्या कुछ तैयारी करना चाहिए राजनीतिक दलों से जो कि इस पर अंकुश लग सके। चावड़ा जी, देखिए, इसमें अंकुश लगाने के लिए तो सबसे बढ़िया जो हाथों में इंडस्ट्रियल एरिया खुला है शासन ने, उसमें अभी तो खैर एक ही फैक्ट्री खुली, लेकिन उसमें ऐसा करना चाहिए कि 80% जो रोजगार है वो स्थानीय लोगों को दिया जाए। इसके अलावा जो जैसे पीथमपुर है या आसपास जहाँ भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, वहाँ पर अगर मध्य प्रदेश के निवासी को अगर 80% रोजगार दिया जाए तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। विशेष जी राजपूत, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, जो है प्लान जो आप बता रहे हैं, तो जो है मैंने पहले बताया कि अपना जो क्षेत्र है वो 80% कृषि पर निर्भर है। तो हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं कि जो है 4 महीने 5 महीने की कृषि करने के बाद जो है फ्री हो जाते हैं, तो फिर उनके पास कोई रोज़गार रहता नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है कोई बड़ा इंडस्ट्री एरिया नहीं है, तो यहाँ पर रोज़गार रहता नहीं है। तो उस समय वो क्या है, रोज़गार की तलाश में गुजरात की ओर प्लान करते हैं। तो अगर जो है कृषि के बाद, जो कृषि करने के बाद जो उनके पास समय जो रहता है फ्री के 6 महीने 7 महीने, तो यहाँ पर कुछ अगर ऐसा हो जाए तो उनको रोज़गार मिल जाए तो जो है प्लान बंद हो जाएगा। समंदर जी, आपसे भी जानेंगे किस प्रकार की यहाँ के स्थायी जनता को रोजगार दिया जाना चाहिए। जैसे कि हथौद में उद्योग क्षेत्र है, डला हुआ है वो है, तो वहाँ पर कुछ आगे से उद्योग क्षेत्र, उद्योग आना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए। और हर सरकार, कोई भी सरकार बने, उनको पहल करना चाहिए जिससे कि बेरोजगार कम हो। यहाँ युवा बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं राज्य के क्षेत्र में, विधानसभा में, वो इसलिए पलायन कर रहे हैं गुजरात की ओर।
हिम्मत जी, आपका दिया हुआ पॉइंट आपसे हम विस्तृत में जानेंगे कि यहाँ पलायन तो करते हैं, आपने बताया, बाकी इसका निराकरण किस प्रकार कर सकते हैं राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद जो नहीं कर पा रही है, घोषणा पत्र तक ही सीमित रह रहा है? निश्चित ही कर सकते हैं। अभी जैसे हाथों हमारे समीपी उद्योग निर्माण हुआ उसका, पर यहाँ पर क्या है कि अभी बाहरी व्यक्ति को मौका दिया जाए। इसकी जगह हमारे सरदारपुर विधानसभा से ही जनता को मौका दिया जाए या उनको स्किल डेवलप के लिए कुछ ऐसा कोर्स करवाया जाए या ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी काम कर सकते हैं। पर उसके बजाय वो नई स्किल डेवलप करवा रहे हैं, उनकी लोगों सीखे हुए नहीं है, माँ के पेट से कुछ सीखा हुआ नहीं आता है। आप इसकी स्किल डेवलप के लिए आप एक्स्ट्रा 1-2 महीने के साथ कुछ क्लास वगैरह करवा दीजिए और उद्योग अच्छा हुआ, डेवलप हुआ है, बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। ऐसे ही उद्योग अगर कुछ हो जाते हैं तो ये पलायन जो कर रहे हैं मजदूर लोग, वो पलायन नहीं करेंगे, उनको रोजगार यही मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सरदारपुर विधानसभा के युवा पत्रकार जो प्रतिदिन ग्राउंड लेवल पर ग्रामीण तक जाकर अपनी रिपोर्ट आम जनता तक दिखाते हैं, शासन प्रशासन को अवगत करवाते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।